नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता दें तो सीएम धामी का ताबड़तोड़ प्रचार रोहतक में। इस बीच आपको बता दें सीएम धामी की जनसभा, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में कार्यक्रम का आयोजन यहां पर हो रहा है। अरविंद कुमार शर्मा के लिए प्रचार प्रसार करेंगे यहां पर बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद कुमार शर्मा के लिए प्रचार करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी का ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार जारी है अलग अलग राज्यों में जहां जहां चुनाव होने हैं। और इस बीच हरियाणा के रोहतक में आपको बता दें सीएम धामी की जनसभा का आयोजन यहां पर होने जा रहा है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में कार्यक्रम, ये बड़ी खबर। अरविंद कुमार शर्मा के लिए करेंगे प्रचार, तो बड़ी जानकारी इस बीच आपको बता रहे हैं। धामी, सीएम धामी का ताबड़तोड़ प्रचार यहां पर जारी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, रोहतक में सीएम धामी की जनसभा का जो आयोजन है वो यहां पर हो रहा है और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में कार्यक्रम का जो आयोजन है वो यहां पर किया गया है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे हैं। और आपको बता दें बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार जो है उसमें जुट गए हैं, तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी जानकारी, रोहतक में सीएम धामी की जनसभा का ये आयोजन जो है वो हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में ये कार्यक्रम, बड़ी जानकारी। अरविंद कुमार शर्मा के लिए प्रचार यहां पर करेंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी इस बीच आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने की हाई लेवल बैठक सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन जो है वो यहां पर किया गया है। बैठक में चारधाम यात्रा को लेकर चर्चा की गई है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने हाई लेवल बैठक की है, सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक का यह आयोजन, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैठक में चारधाम यात्रा को लेकर जो व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं उससे लेकर इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा। तो देहरादून से बड़ी खबर, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने हाई लेवल बैठक की है, जिसमें सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक का यह आयोजन जो हुआ है। बैठक में चारधाम यात्रा को लेकर चर्चा की गई है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की मौत का मामला। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की मौत पर पशुपालन मंत्री सौरभ भागुना ने चिंता जाहिर की है। श्रद्धालुओं की मौत बेहद दुखद है और व्यवस्थाओं पर नजर जो है वो रखी जा रही है। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की मौत का जो मामला है वो गर्मा गया है। पशुपालन मंत्री सौरभ भागुना ने इस पर फिलहाल चिंता जताई है। श्रद्धालुओं की मौत बेहद दुखद है, तो व्यवस्थाओं पर नजर जो है वो रखी जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की मौत। बहुत ही आपने देखा है कितना क्षेत्र जो है वो हमारा बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ पर ये सारी यात्राएं चल रही हैं। केदारनाथ जी हो गए, यमुनोत्री धाम हो गई, गंगोत्री धाम हो गए, हेमकुंड साहिब हो गया। तो जो बहुत एजेड लोग हैं जो यात्रा में आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको हेल्थ चेकअप का हमको और एडवाइजरी भी हेल्थ विभाग की तरफ से दी गई है कि अगर आप अस्वस्थ हैं, अगर आप हाइट पे जाने में असक्षम हैं, अगर आपकी ऑक्सीजन लेवल लो है, तो आप इस यात्रा को अवॉइड करिए। लेकिन लोगों की श्रद्धा इतनी है इन चारों धाम को लेके, इतनी श्रद्धा है कि वो अभी तक वो फिर भी आना पसंद कर रहे हैं। देखिए, जो डेथ हुई है वो दुखद है, लेकिन कोई भी, जैसे आपने बोला अभी तक 4 डेथ हुई है, 4 दिन यात्रा शुरू हुई है, लेकिन आप ये भी देखिए कि लाखों श्रद्धालु भी आए हैं। तो 27,000 लोगों का हेल्थ चेकअप कराया गया है। आज धन सिंह जी का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा अखबार में, इसमें उन्होंने कहा है कि 27,000 श्रद्धालुओं को हम लोग अभी तक हेल्थ चेकअप पूरा कर चुके हैं। जो लोग हेल्थ चेकअप में ठीक नहीं पाएगा उनको ब्लॉक भी किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार लगातार अपनी कोशिश कर रही है यात्रा को सुगम बनाने के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, यात्रा को सुखद बनाने के लिए। और मुझे उम्मीद यही है कि डेथ रेट कम होगी और हेल्थ विभाग जो है वो पूर्ण रूप से अपनी भागीदारी इसमें देगा।
आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी इस बीच देहरादून से, जहां पर चारधाम यात्रा में टूटा श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड। ये बड़ी खबर, चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों का नया रिकॉर्ड यहां कायम हुआ है। 2.50 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन अब तक किए हैं। 5 दिन में पहुंचे तकरीबन 2.50 लाख से भी ज्यादा लोग। ये श्रद्धालु यहां पहुंचे। पिछले साल से 1.15 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं चारधाम यात्रा में। इस बीच श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है और इसको लेकर व्यवस्थाएं जो है उन्हें भी दुरुस्त किया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें, रिकॉर्ड तोड़ जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो यहां पर पहुंच रही है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, चारधाम यात्रा में टूटा श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड। दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों का नया रिकॉर्ड यहां पर कायम हुआ। 2,50,000 से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। 5 दिन में अगर बात की जाए तो 2,50,000 से भी ज्यादा 2,50,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। पिछले साल से 1.15 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर, यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं यमुनोत्री धाम। तीर्थयात्रियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो यमुनोत्री धाम पहुंच रहे हैं भारी संख्या में श्रद्धालु। आपको बता दें कि जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो दिनों दिन बढ़ती भी जा रही है। ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट बना हुआ है, क्योंकि श्रद्धालु जो है, रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु जो है वो इन चारों धामों में पहुंच रहे हैं। यमुनोत्री धाम की अगर यहां पर बात की जाए तो यमुनोत्री धाम के जो लगातार जो संख्या है यहां पर श्रद्धालुओं की, वो यहां पर काफी हद तक बढ़ती जा रही है। इसलिए अब लगातार शासन प्रशासन इस पर नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग के साथ भी पूरी तरीके से जो शासन प्रशासन है वो मौसम की अपडेट भी यहां पर ले रहा है, ताकि किसी भी तरीके की अगर कोई मौसम में तब्दीली हो तो भी श्रद्धालुओं को अलर्ट किया जा सके। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी हरिद्वार से आ रही है, जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर। चारधाम में भारी भीड़ के चलते पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल ये एक्शन यहां पर लिया गया है कि भारी भीड़ होने के चलते पंजीकरण पर रोक बंद रहेंगे। पंजीकरण हरिद्वार ऋषिकेश में पंजीकरण बंद रहेंगे। हजारों यात्री पहले से ही हरिद्वार ऋषिकेश में फंसे हुए हैं, इसलिए अभी पंजीकरण जो है उसे रोक दिया गया है। ये महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो फिलहाल शासन प्रशासन की तरफ से दी गई है, क्योंकि चारधाम यात्रा में बढ़ती भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं की बढ़ती आस्था को अभी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा चारधाम जो यात्रा है वो अभी फिलहाल चल रही है। और इस बीच अगर भीड़ काफी ज्यादा बढ़ जाती है तो ऐसे में हो सकता है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पूरी ना हो पाए, और बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जो रजिस्ट्रेशन है उसे अभी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं चारधाम यात्रा को लेकर, ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। तो चारधाम में भारी भीड़ के चलते पंजीकरण पर यह रोक लगाई गई है। हरिद्वार ऋषिकेश में श्रद्धालुओं की भीड़ काफी बनी हुई है। नवीन शुक्ला हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, लोगों की आस्था से जुड़ाव चारधाम का इतना है कि हर साल जब भी ये यात्रा शुरू होती है तो करोड़ों जो भक्त हैं वो चारधाम यहाँ पर पहुंचते हैं, और इस साल तो सारे रिकॉर्ड भी टूटे हैं। अब फिलहाल जो जानकारी आ रही है कि बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को देख के पंजीकरण को अभी फिलहाल रोक दिया गया है। अभी क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई है जो कम से कम श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं? जी अंजलि, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो 10 मई से जो है चारधाम यात्रा उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है, और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जो पंजीकरण की जो संख्या है उसे रोकने का काम किया गया है, क्योंकि लगातार जो श्रद्धालु हैं वो लगातार चारों धामों में पहुंच रहे थे। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसे फिलहाल के लिए अभी रोक दिया गया है, और ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वह हरिद्वार और ऋषिकेश में किया जा रहा है। 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है, और अभी तक जो रजिस्ट्रेशन की जो संख्या है करीब 26 लाख पहुंच चुकी है। तो इसको देखते हुए जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया है, ऑनलाइन प्रक्रिया है, उसे रोकने का काम किया गया है, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं
उसे दुरुस्त करने की बात की जा रही है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग, तमाम सारे जो विभाग है वहां पर उनकी तैनाती की गई है, पुलिस विभाग की तैनाती की गई है और यात्रियों की भीड़ ना लगने पाए इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है, जिसको देखते हुए 15 और 16 तारीख यानी आज और कल के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसे फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। नवीन, हालांकि इस दौरान हम यहाँ पर देख पा रहे हैं श्रद्धालु, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले काफी हद तक श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और चार धाम की जो अलग ही रौनक जो है इस दौरान देखने को मिल रही है। करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी ये यात्रा यहाँ पर मानी जाती है। किस तरीके की रौनक चार धामों में देखने को मिल रही है, किस तरह की व्यवस्थाएं चार धाम में देखने को मिल रही है, और बात अगर स्वास्थ्य जांच शिविरों की जाए तो वो किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है? अंजलि, क्योंकि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है तो जिसको लेकर तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए या फिर जो पुलिस प्रशासन की बात की जाए। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना आने पाए इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। और क्योंकि तमाम सारे ऐसे श्रद्धालु आते हैं, कुछ बुजुर्ग श्रद्धालु आते हैं, उन्हें कई बार सांस लेने में या तमाम सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए जो चारधाम यात्रा मार्ग है, जो पड़ाव है, वहां पर जो चिकित्सकों का कैंप लगाया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण की भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि प्रदेश सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जो यात्रा है वह पूरी तरीके से सुगम हो, किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की दिक्कत ना आने पाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो चारों धाम जो की यात्रा चल रही है उसकी मॉनिटरिंग करने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही जो आला अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, उन्हें जिम्मेदारी तय की गई है। इसके साथ ही 3 जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्हें चारों धामों की जो व्यवस्था है उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार चार धाम यात्रा को सुगम बनाने में लगी हुई है। चाहे शासन स्तर की बात की जाए या प्रशासन स्तर की बात की जाए, तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आंकड़ा है अभी तक, जो ऑनलाइन पंजीकरण का आंकड़ा है वो 26 लाख के पार हो चुका है, जिसको देखते हुए अब जो ऑनलाइन पंजीकरण की जो व्यवस्था है अभी फिलहाल के लिए रोक दी गई है। अब ऑफलाइन जो पंजीकरण है उसके लिए हरिद्वार और ऋषिकेश जो पंजीकरण केंद्र बनाए गए हैं वहां पर अब ऑफलाइन पंजीकरण हो सकता है। ऑनलाइन के लिए पंजीकरण अभी फिलहाल के लिए रोक लगाई गई है, क्योंकि चारधाम यात्रा में तमाम सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए भी काम करना पड़ता है। श्रद्धालुओं की भीड़ ना लगने पाए इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, क्योंकि कई बार भीड़ हो जाती है तो अव्यवस्थाएं फैलने लग जाती हैं, जिसको देखते हुए जो पंजीकरण की अभी फिलहाल के लिए पंजीकरण पे रोक लगाई गई है। और जो लोगों को जो चारों धाम है, चाहे गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम, वहां पर बीच बीच में लोगों को रोका गया है कि जो मंदिर है वहां पर भीड़ न लगने पाए, अफरा तफरी का माहौल ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। अच्छा, क्योंकि नवीन पहाड़ों पर मौसम जो है वो पल दर पल बदलता है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और चारधाम यात्रा में मौसम कोई खलल ना डाले, इसको लेकर मौसम विभाग के साथ किस तरीके से तालमेल बिठाया गया है, किस तरीके से मौसम खासकर क्योंकि ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले उत्तराखंड में जो त्रासदी आई थी उसमें ये देखा गया था कि मौसम काफी ज्यादा खराब हुआ था। अब ऐसे में कोई इस तरह की अनहोनी ना हो, शासन प्रशासन इसको लेकर कितना अलर्ट है? अंजलि, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए, क्योंकि जो 2013 की घटना हुई थी कहीं ना कहीं सटीक जानकारी ना मिल पाने की वजह से हुई थी, हालांकि उसमें काफी समय हो गया और चीजों में काफी बदलाव भी आ चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब मौसम विभाग की एडवाइजरी लगातार जारी की जाती है यात्रा को लेकर, क्योंकि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है, देश से नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु पर्यटक उत्तराखंड की तरफ रुख कर रहे हैं। तो एक अहम जिम्मेदारी मौसम विभाग की भी होती है और मौसम विभाग की तरफ से लगातार जो चारों धामों को लेकर एडवाइजरी जारी की जाती है। फिलहाल के लिए अगर मौसम की बात की जाए तो सामान्य मौसम रहेगा, तो यात्रा करने में कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने पाएगी श्रद्धालुओं को। और मौसम विभाग अब समय समय पर अपनी एडवाइजरी भी जारी करता है, और पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जो आम पब्लिक है, आम जनता है, उनसे वह अपील की थी कि जो भी श्रद्धालु, जो पर्यटक उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं वो मौसम का मिजाज देखते हुए उत्तराखंड में चारधाम यात्रा करें। साथ ही जो अपनी जो तमाम जो चीजें हैं पंजीकरण कराकर ही चारधाम यात्रा करें। तो इन सब चीजों को व्यवस्थित करने का काम किया गया है। साथ ही मौसम विभाग भी अपनी एडवाइजरी जारी करता रहता है। शासन और प्रशासन लगातार जो सूचनाएं हैं उसको प्रसारण करने का काम करता है, और इसके साथ ही जो चारों धाम है वहां पर कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं उसका भी एक डाटा तैयार करके सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो ऐसी तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं
उसे करने का काम किया गया है। श्रद्धालुओं को दिक्कत ना आने पाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चिकित्सा सुविधा है उसे पूरी तरीके से ठीक करने का काम किया गया है कि जो पर्यटक आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आने पाए। बिल्कुल नवीन, हालांकि अब क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है उसे अभी रोका गया है, तो ये क्योंकि अब कई जो श्रद्धालु हैं वो आना चाह रहे हैं चारधाम यात्रा में, अभी क्या वहां सिचुएशन है, कब तक ये ऑनलाइन पंजीकरण जो है वो शुरू हो जाएगा? ऑफलाइन तो अभी चल ही रहा है, लेकिन जो लोग वहां पर आने की प्लानिंग कर रहे हैं, चारधाम की यात्रा करने की लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो अभी क्या कुछ प्रशासन की तरफ से निर्देश हैं? कब तक ये ऑनलाइन जो पंजीकरण का पूरा सिस्टम है वो ठीक हो जाएगा और शुरू हो जाएगा? ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है? जी अंजलि, अभी जो आंकड़ा मैं बता रहा हूं कि जो आंकड़ा है करीब 26 लाख के पार हो चुका है, तो बहुत भारी तादाद में लोग यहाँ उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं, पंजीकरण अपना करा रहे हैं चारधाम यात्रा के लिए। आज की तारीख 15 और 16 तारीख के लिए पंजीकरण को अभी फिलहाल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण को रोका गया है, लेकिन जो ऑफलाइन पंजीकरण है वह हरिद्वार और ऋषिकेश में शुरू कर दिया गया है। और आगे आने वाले समय में अगर सभी चीजें सामान्य रहती हैं तो इस पंजीकरण को अगले 2-3 दिनों में शुरू करने का काम किया जाएगा, क्योंकि श्रद्धालुओं की लगातार जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे उत्तर प्रदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की बात की जाए, दिल्ली से आने वाले श्रद्धालुओं की बात की जाए, या फिर अन्य तमाम जगहों से, देश के अलग अलग कोनों से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी बात की जाए, क्योंकि भीड़ न बढ़ने पाए इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। इसलिए फिलहाल के लिए अभी 15 और 16 तारीख के लिए जो ऑनलाइन पंजीकरण है उसे रोक लगाई गई है, क्योंकि वीकेंड भी हो जाता है और जो भारी तादाद में श्रद्धालु और पर्यटक उत्तराखंड की तरफ रुख करने लग जाते हैं, जिसको देखते हुए व्यवस्थाओं में कोई गड़बड़ी ना आने पाए, इसलिए फिलहाल के लिए अभी ऑनलाइन पंजीकरण पर रोक लगाई गई है। लेकिन जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच गए हैं उन्हें हरिद्वार और ऋषिकेश में जो काउंटर बनाए गए हैं वहां पर अब वो अपना पंजीकरण करा के अपनी आगे की यात्रा कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला इस तमाम जानकारी के लिए। तो चारधाम यात्रा को सुचारू ढंग से बनाने के लिए व्यवस्थाएं जो हैं उस पर प्रशासन पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी रोक दिए गए हैं, लेकिन ऑफलाइन अभी भी हरिद्वार ऋषिकेश में चल रहे हैं, बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि देहरादून के 2 मदरसों में उत्तर प्रदेश और बिहार से बच्चों को लाकर पढ़ाया जाने का मामला सामने आया है। बता दें कि बाल संरक्षण आयोग ने कारगिल ग्रांट में संचालित 3 मदरसों का निरीक्षण किया था। इनमें से 2 मदरसों में यूपी बिहार से लाए गए 21 बच्चों को रखा गया है। साथ ही इन बच्चों को बुनियादी शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। वहीं अब इस मामले पर बीजेपी प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू बच्चे मदरसों में क्या कर रहे हैं, इस मामले में पुख्ता तौर पर जांच की जानी चाहिए। देखिए, जो मदरसा प्रकरण सामने आया है उसमें बताया जा रहा है कि हिंदुओं के बच्चे भी वहां पे पढ़ रहे हैं, जो बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि जो मदरसे होते हैं उसमें दीनी तालीम दी जाती है, कुरान हदीस पढ़ाई जाती है, तो सनातनी हिंदू बच्चे वहां पे पढ़कर क्या करेंगे? कोई हमने उनको मौलाना मुफ्ती थोड़ा ना बनाना है। ये जांच का विषय है, इसमें सख्ती से जांच होनी चाहिए और ऐसे मदरसे बंद होने चाहिए जहाँ पे इस तरीके के जो आपराधिक षड्यंत्र के तहत ये कार्य किए जा रहे हैं। उधर आपको बता दें कि देहरादून में रिसपना नदी किनारे बसी मलिन बस्तियों को लेकर प्रदेश में सियासत शुरू हो चुकी है। अब दरअसल एनजीटी के हालिया आदेश में 30 जून तक रिसपना नदी किनारे अतिक्रमण को हटाने को कहा गया है, जिस पर अब एक्शन लेते हुए नोटिस भेजने का काम किया जा चुका है। वहीं इस मामले पर पक्ष विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। देखिए, पहले तो बस्तियां नहीं हटाई जा रही, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। अलबत्ता ये जरूर है, ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि 2016 के बाद जो नए निर्माण है उनको हटाया जाए। तो पहले हमको देखना होगा कि 2016 के बाद कितने निर्माण हैं, क्योंकि बस्ती हमारी बस्तियों को पूरी तरह हटाने की बात नहीं है। फिर मेरे क्षेत्र में भी जो दीपनगर क्षेत्र पड़ता है वहां पर 8 लोग ऐसे चिन्हित किए गए जिनको नगर निगम नोटिस आए हैं। कल मेरे पास भी आए थे, मैंने नोटिसों को भी देखा, उसके बाद फिर जानकारी ली, तो वो 8 निर्माण जो है वो पहले से चले आ रहे हैं, 2016 से पहले से। हाँ, जरूर है कि लोगों ने बाद में खरीदा है, कुछ बार ठीक ठाक कर रहे हैं, काम वाम लगा रखा होगा, लेकिन वो नए निर्माण नहीं है। तो ये पहले देखना पड़ेगा कि 2016 के बाद के निर्माण या 2016 के पहले निर्माणों में कोई छेड़छाड़ या उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है क्या, उसकी चपेट में आ रहा है। तो ये देखने के लिए मैंने बोला है नगर निगम को, इसकी पूरी जांच करें और जो 2016 के बाद के हैं उस पर हम लोग चर्चा करें, उसको कैसे
बचाया जा सकता है, वो हटाने जरूरी भी है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा। बस्तियों के ध्वस्तीकरण या नियमितीकरण को लेकर के सरकार के पास कोई स्पष्ट एजेंडा नहीं है, कोई रणनीति नहीं है। सरकार मुझे लगता है कि हमेशा जो है दोहरे रास्ते पे चल रही है। पहले तो आपने मलिन बस्तियों को नियमितीकरण करने के लिए, बचाने के लिए जो है आप अध्यादेश लेकर के आए। अब जो है जैसे ही निकायों के चुनाव नजदीक आते हुए दिखाई दे रहे हैं तो आप जो है नोटिस जारी करके जो है लोगों को अपने घर खाली करने के लिए कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 2016 के बाद के जो है अवैध अतिक्रमण हमने चिन्हित किए। 2016 से तो राज्य में राम राज्य है, 7 सालों से प्रचंड बहुमत की सरकार है आपकी इस राज्य में, और आपके अधिकारी कहां सोए हुए थे जब ये अवैध अतिक्रमण हो रहे थे? सबसे पहले उन पर कार्रवाई कीजिए जो इसके लिए जिम्मेदार है, और उसके बाद जो है आप लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि उनके बच्चे कहां जाएंगे जिनको आप उजाड़ने का काम करेंगे। ये बहुत गंभीर मामला है और सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए कि वो अवैध जो मलिन बस्तियां आप जिनको बता रहे हैं उनको नियमितीकरण आप करना चाहते हैं या उनको उजाड़ना चाहते हैं। आप जो है बिना स्पष्ट किए हुए वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, इसे जनता भी भली भांति देखकर समझ रही है। देखिए, अभी हमारे द्वारा जो माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया है, हमने उसमें 11 मार्च 2016 के बाद के अतिक्रमण चिन्हित किए हैं। वो लिस्ट स्टेट की तरफ से भी वहां पर सबमिट की गई है, जो लिस्ट हमने इसमें की थी और हमारी जो वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। और चलिए इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।